नमस्कार। द क्रिएटिव सोल के पेज को लेकर मैं आज हाजिर हूं, आपका दोस्त विनोद विट्ठल। कुछ साथी हमारे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आकाश मिड्ढा जो मॉडरेटर हैं इस पेज के, वो जुड़ गए हैं। कल्याण के विष्णु जुड़ गए हैं। बिंदु टाक जुड़ गई हैं। गुड इवनिंग बिंदु, आपको भी। और सारे मित्र जो है वो जुड़ने की कोशिश में है। क्या कोई कपिल बोहरा जुड़ गए हैं मुझसे? क्या कोई साथी बताएंगे कि आवाज वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है? मुझे लगता है कि 6000 फीट की ऊंचाई से जब मैं इस लाइव को कर रहा हूं, बाहर बारिश हो रही है और जिस जगह मैं रहता हूं पूनम खास एक छोटी सी जगह है किन्नौर जिले में, उसका तापमान इस समय 13 डिग्री है। मुझे आपके शहर का ये तापमान का अंदाज नहीं है, लेकिन ये दिन जो होते हैं मई जून के, ये 40 पार के दिन होते हैं। तापमान निश्चित रूप से 40 से ज्यादा होगा आपके शहर में। दोस्त कल्याण के विष्णु कह रहे हैं कि सब उत्तम है। क्या बात है। तो द क्रिएटिव सोल की तरफ से कोई? हाँ कपिल, यहां पर 13 डिग्री है इस समय जिस जगह पर मैं रहता हूं। कोरोना खत्म होता है तो आ जाओ तुरंत। ओह पिंकी, व्हाट अ ग्रेट कमेंट। वॉइस इज क्लियर एंड यू आर रियली लुकिंग लाइक ए पोइट। अच्छा कल्याण, जोधपुर में 43 डिग्री है, यानी 40 डिग्री का फर्क है। रमाकांत जी शर्मा साहब नमस्कार आपको। आप नामवर जी के पहले शिष्य हैं पीएचडी के और बहुत समर्थ आलोचक और कवि हैं। तो मित्रों को आने देते हैं थोड़ा और, क्योंकि मेरे पिछले कुछ लाइव में कुछ दोस्तों की ये शिकायत रह गई कि तुम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह 6 बजने का मतलब होता है 6 बजे और आप शुरू कर देते हैं। शुक्रिया डॉक्टर आकाश, आपकी प्रतिक्रियाएं जो है वो मुझे समृद्ध करती है। देश के जाने माने युवा समाजशास्त्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं शिमला से। दिनेश भाई नमस्कार। दिनेश भाई, कभी टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के रिलेशन पे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि किस तरह से नए समाज अपनी नई तकनीकों के साथ आते हैं और किस तरह से तकनीकें अपना नया समाज गढ़ती हैं। और जब हम टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के रिलेशनशिप पे बात करते हैं तो एक नया अस्तित्व हमारे सामने आता है, एक नया एग्जिस्टेंस हमारे सामने आता है। जी कल्याण, 30 डिग्री का फर्क है।
दिनेश भाई, आपकी बहुत अच्छी कविताएं इन दिनों में आ रही है। शिवानी जी नमस्कार आपको। ये जो राग आप सुन रहे हैं, ये राग है जय जयवंती। निखिल बनर्जी इसे बजा रहे हैं और खास द क्रिएटिव सोल के लिए इसे भेजा है मेरी दोस्त प्रेरणा शर्मा ने, जो कोटा के एक सरकारी कॉलेज में संगीत की प्रोफेसर है। रमाकांत सर हमें देख रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत गहरी जिम्मेदारी बन जाती है हमारी कि जब हमसे अग्रज हमें देख रहे होते हैं। क्या बात है कल्याण, आपकी प्रतिक्रिया भी कविता में है। कल तो जैसलमेर से आई आंधी ने आसमान को स्वर्णिम रंग में रंग दिया था, और आप सोचो जैसलमेर में ये आंधी कितनी खूबसूरत लग रही होगी जब सोनार किले को इस आंधी ने ढक लिया होगा। तो मित्रों, द क्रिएटिव सोल के इस आज के एपिसोड को लेकर मैं आपका दोस्त हाजिर हूं, विनोद विट्ठल। और अब बातें करते हैं कुछ कविताओं की और कुछ किस्से भी, क्योंकि डॉक्टर आकाश ने मुझे कहा कि केवल कविताएं नहीं और केवल किस्से भी नहीं। दरअसल मित्रों, मैं बताऊं कि मैं जोधपुर से हूं। मेरी पैदाइश जोधपुर में हुई 1970 में, लेकिन मैंने जिंदगी की पहली कविता मुंबई में लिखी। और कविता को लिखवाने के उन दिनों में मैं जिस हिंदी उर्दू साहित्य, हिंदी उर्दू अदब की जिस शख्सियत के बहुत नज़दीक था, वे थे डॉक्टर राही मासूम रज़ा, मेरे प्रारंभिक मेंटर आप कह सकते हैं, जिन्होंने न केवल मुझको लिखना सिखाया बल्कि पढ़ना सिखाया, सोचना सिखाया, किताबों को देखना सिखाया और उसी के बरक्स और बरास्ता किताबों के दुनिया को देखना और समझना सिखाया। मैं आज राही मासूम रज़ा साहब की स्मृति को नमन करता हूं। और जो लोग, खासतौर से नई पीढ़ी के आलोचक, जो ये कहते हैं कि मेरी कविताएं किसी कहानी की तरह होती है, एक कंप्लीट स्टोरी होती है उनमें, तो मुझे लगता है कि मैं रज़ा साहब के पांवों को ठीक तरीके से छू पाया, जिनसे मैंने ये सीखा कि एक अच्छी कविता में किस तरह से एक अच्छी कहानी को हमेशा होना चाहिए, जो उसका इंटरनल रिद्म बनाएगी, जो उसकी सिंप्लिसिटी को बनाएगी, जो उसकी कम्युनिकेशन को डेवलप करेगी और जो उसके प्रभाव को आखिर तक पहुंचाएगी। नीलू भाभी नमस्ते, आप भी जुड़ गई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम बात कर रहे थे जोधपुर की, और जिस जोधपुर में मैंने लिखा शुरू के दिनों में और बाद के दिनों में लिखा, तो मुझे याद है कुल मिला के 4-5 बड़े लोग हुआ करते थे, जिनको देखकर हम लोग सीखते थे, सुनते थे, उनके डिस्कोर्सेज में जाते थे और उनकी सोहबत में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश करते थे। उनमें सबसे बड़ा और मेरा प्रिय नाम था कथाकार स्वर्गीय रघुनंदन त्रिवेदी। रघुनंदन त्रिवेदी अगर मैं कहूं तो वो जोधपुर की तरफ से टॉल्स्टॉय, चेखव और डॉस्टोवस्की, ये जो रशियन लिटरेचर की ट्रायोलॉजी है, उसका मुकम्मल जवाब थे। वे अपनी जिंदगी के 50 बरस पूरे नहीं कर पाए, लेकिन 5 दर्जन से ज्यादा इतनी खूबसूरत कहानियां वो हिंदी ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य को देकर गए हैं, जिन पर हम इतरा सकते हैं। आज भी जब रघुनंदन त्रिवेदी का जिक्र मैं करता हूं तो गला रूंझ जाता है, क्योंकि 1991 से लेकर 2004 तक किसी पजेसिव प्रेमी की तरह वो मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, और पजेसिव प्रेमी की तरह मैंने उन्हें हर संभव कोशिश की कि किसी के साथ शेयर न करूं। रघु जी ने जीने का तरीका सिखाया, लिखने की बातें बताई, और उन सब से इतर जीवन की एक नैतिक सत्ता,
जो मुझे बाद में समझ में आई कि लेखन की भी एक बहुत बड़ी नैतिक सत्ता होती है, वो सिखाई। प्रेरणा, आपका स्वागत है। देखिए, आपका दिया सितार जो है जय जयवंती अब भी हम सुन रहे हैं। माधव राठौर जुड़ गए हैं। मेरे दोस्त बाड़मेर से शैतान सिंह महेचा जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। तो रघुनंदन त्रिवेदी से मुझे लगता है कि चीजों को बहुत अलग आंख से देखने की कुव्वत हम में आती है। उनकी तमाम कहानियों की कंटिन्यूटी, मुझे लगता है किसी भी मुकम्मल गीत से ज्यादा फ्लुएंसी, कंटिन्यूटी जो है उनकी कहानियों में थी। छोटे वाक्य, बड़े वाक्य, और किसी एक कहानी को इस तरह से कई बार बिना पात्र के, केवल देश काल से, कई बार किसी एक पात्र से, कई बार केवल उसके परिचय से, कई बार डायरियों के 2 अंश को जोड़कर, जैसे आप याद कीजिए चंद्रकिन्नी सुनंदा में और टूटा हुआ पुल, उनकी एक कहानी थी, हंस में छपी थी। तो रघुनंदन त्रिवेदी के पास में क्राफ्ट और कंटेंट दोनों इतना जबरदस्त था कि हमें सिर्फ आज इस बात का अफसोस है कि वो बहुत कम समय हमारे बीच में रहे। और सबसे आखिरी बात मैं रघु जी के बारे में कहूंगा कि उनकी हर कहानी एक मुकम्मल कविता थी। हर अच्छे कवि को रघुनंदन त्रिवेदी, निर्मल वर्मा, उदय प्रकाश ऐसे गद्यकारों से कविता लिखने की तमीज सीखनी चाहिए। दूसरा नाम जो उन दिनों में हमारे सामने था वो शायरी में था, शीनकाफ निज़ाम साहब। मुझे याद है जब मैं 1987 या 88 की बात है, पहली बार उनसे मिला था मेरे एक मरहूम दोस्त शायर अशोक आवारा के साथ, और मैंने उन्हें दश्त में दरिया लगभग पूरा सुनाया था, अज्ञे जी की भूमिका से शुरू करके। निज़ाम साहब से मिलना मतलब एक ऐसे एनसाइक्लोपीडिया से मिलना होता था जो अन्यत्र आप नहीं हासिल कर सकते। कई बार शायरी की बारीकियां और मुर्कियां जो वो हमारे सामने रखते थे, वो उस समय न जाने कितनी और किस तरह से समझ में आती थीं, लेकिन आज लगता है कि हम सबको समृद्ध करने में उस पीढ़ी का कितना बड़ा योगदान है। तीसरे कवि और शायर हुआ करते थे, अब भी है, मेरे दोस्त दिनेश सिंदल। मुझे याद है मैंने उनका एक गीत सुना था उन दिनों, मारवाड़ में अकाल था, और उनका बहुत बड़ा गीत मकबूल हुआ था उन दिनों, गोरी के गांव में पड़ गया अकाल, सूख गए नैनों की नदियां और ताल। यहां मुझे समझ में आया कि गीत की ताकत क्या होती है, किस तरह से एक कवि प्रेम और अकाल की विभीषिकाओं को जोड़कर अपनी बात कह सकता है। और चौथे हस्ताक्षर हरिदास व्यास थे, जो हमसे लगातार लगभग 20-25 साल बड़े होने के बावजूद हमसे हमारे बराबर आके बात करते थे, और वो अपनी 90वीं पीढ़ी से इस तरह से संबोधित होते थे कि हमें कभी लगा नहीं। ठीक है कि हम उन्हें हरी सर कहते थे, लेकिन अकेले में हम उनको हैरी कहते थे। अपनी उम्र को इस तरह से चीर कर नई पीढ़ी के साथ आकर उसे लिखने, पढ़ने और उन सबसे इतर बोलने और तकनीक से प्यार करने की तमीज और सलाहियत हरिदास व्यास सिखाया करते थे। तो मित्रों, अब बात शुरू करते हैं शायरी की। और जैसा कि मुझे आकाश ने कहा कि आपको कविताएं सुनानी हैं, और आकाश ने जो एक पोस्टर भी बनाया उसमें भी मेरी एक प्रेम कविता को उद्धृत किया है। तो मित्रों, वहीं से शुरू करते हैं। ये कोरोना का काल है, और कोरोना के इस काल में मुझे लगता है कि कोरोना का जवाब क्या हो सकता है। विज्ञान अपने तरीके से जवाब दे रहा है, तकनीक अपने तरीके से जवाब दे रही है, मनुष्य अपने तरीके से जवाब दे रहा है, सभ्यताएं अपने तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही है, सरकारें अपने तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक कवि को भी इस तरह को, इस समय को अपने तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। आप याद कीजिए कि अगर दुनिया की बेहतरीन प्रेम कविताओं का जिक्र कभी करेंगे आप, तो वो वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई, और खासतौर से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो कोरोना के माध्यम से प्रेम, और प्रेम के साथ कोरोना के दिनों को पार पाने की उम्मीद, ये देखते हैं इस कविता में। कोरोना पहली है।
बताया नहीं जा सकता कब हुआ, कैसे हुआ, किस छुअन से, किस सांस से। बताया नहीं जा सकता कब हुआ, कैसे हुआ, किस छुअन से, किस सांस से। प्रेम से कितना मिलता जुलता है यह, प्रेम से कितना मिलता जुलता है यह। अगली कविता है कोरोना सीरीज की ही। कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन। कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन, किसी स्पर्श के इंतजार में, आखिरी हग और चुंबन के इंतजार में, बराबर बटी दुनिया के इंतजार में। कविता यहां है मित्रों, बराबर बटी दुनिया के इंतजार में। एक और है कोरोना पे ही। क्या कहूं इसे, फिल्म की तरह वह लड़की मिली आखिरी दृश्य में। जीवन से जोड़िए अपने। क्या कहूं इसे, फिल्म की तरह वह लड़की मिली आखिरी दृश्य में। कोरोना की तरह जिंदगी में आई लड़की फिर मिली उस दिन, जिस दिन सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट दर्ज हुए थे इस फानी दुनिया में। जिस दिन सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट दर्ज हुए थे इस फानी दुनिया में। अगला हिस्सा है, रेणु वर्मा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है रेणु वर्मा जी आपका। दो हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, दो हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, कोरोना से पहले और बाद की। दो हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, कोरोना से पहले और बाद की। कितनी कितनी चीजें आई और फैलती चली गई इसके संक्रमण की तरह। कोरोना कितनी कितनी चीजें आई और फैलती चली गई इसके संक्रमण की तरह। हिंसा, लालच, घृणा, ईर्ष्या, लेकिन प्रेम भी तो आया था इसी तरह, चुपचाप बेआवाज। लेकिन प्रेम भी तो आया था इसी तरह, चुपचाप बेआवाज। और अभी तक दुनिया संक्रमित भी है इससे, और अभी तक दुनिया संक्रमित भी है इससे। अगली है, तजुर्बेकार कह रहे हैं कई कई महामारियों और प्रलयों से बचा है मनुष्य। तजुर्बेकार कह रहे हैं कई कई महामारियों और प्रलयों से बचा है मनुष्य, इस बार भी बचेगा। कैसे कहूं, जिंदा रहने के लिए केवल सांस नहीं, साथ भी चाहिए उस सांवली लड़की का जो धरती पर आई थी कोरोना की ही तरह, कोरोना से पहले। कैसे कहूं, जिंदा रहने के लिए केवल सांस नहीं, साथ भी चाहिए उस सांवली लड़की का जो धरती पर आई थी कोरोना की ही तरह, कोरोना से पहले। जया आनंद जी स्वागत है। ऐसा लगता है मुंबई और लखनऊ दोनों आ गए हैं। अगली है कोरोना शीर्षक की कविता। छेद के बाहर से देखो, छेद के बाहर से देखो, दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से देखें। छेद के बाहर से देखो, कोरोना समेत लाखों वायरस कह रहे हैं मनुष्य भी एक खतरनाक वायरस है। मनुष्य भी एक खतरनाक वायरस है। कहीं ना कहीं हमें भी प्रकृति के साथ हमारे रिश्तों को रिव्यू करना होगा। जय राजगुरु स्वागत है आपका। सुषमा पालीवाल आप जुड़ गई हैं, आपका स्वागत। अगली है, भीतर रहना बचाव है। कोरोना में हम यही सुनते हैं, भीतर रहना बचाव है। अपनी स्केच बुक में सितार का स्केच बनाता लड़का बरसों से जानता है। अपनी स्केच बुक में सितार का स्केच बनाता लड़का बरसों से जानता है। एक और है, 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क।
30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा। 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा, न मिलाऊं किसी से हाथ तुम्हारे बाद। 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा, न मिलाऊं किसी से हाथ तुम्हारे बाद। भीतर रहते इतना संन्यस्त हो गया हूं मैं कि दुनिया को देखे बिना जी रहा हूं। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी, इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी नहीं मर रहा है 2.5 अक्षर का वायरस। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी नहीं मर रहा है 2.5 अक्षर का वायरस। शुक्रिया बिंदु टाक, शुक्रिया कपिल, शुक्रिया संजय थानवी जी, शुक्रिया प्रिया राणा जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है जब दोस्त अलग अलग जगहों से मिलते हैं, जुड़ते हैं। अगली है, अब तक लगता था बेमज़हब होती है मौत। अब तक लगता था बेमज़हब होती है मौत, कोरोना ने पहली बार बता दिया मौत का मज़हब। कोरोना ने पहली बार बता दिया मौत का मज़हब। एक और देखिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक पोइटिक कॉन्शियसनेस होती है, एक कवि की अपनी चिंता होती है, कवि की अपनी राजनीति भी होती है। 3 पंक्तियों से अगर मैं इस समकालीन विमर्श पर एक टिप्पणी कर पाऊं, कोरोना बीमारी और इलाज के बारे में ही नहीं, बीमारी और इलाज के बारे में ही नहीं, राजा चिंतित है 2024 के बारे में भी। राजा चिंतित है 2024 के बारे में भी। एक और है, 2 पंक्ति की कविता देखिए कोरोना पे। गणेश दत्त देख रहे हैं, सीरियलों में जैसे बदल जाते हैं राक्षस देवताओं में। सीरियलों में जैसे बदल जाते हैं राक्षस देवताओं में, कोरोना भी ऐसा बदले आदमी को, कोरोना भी ऐसा बदले आदमी को। मेरे प्रिय शायर इशराकुल इस्लाम माहिर साहब जुड़ गए हैं। माहिर साहब, आपका स्वागत है। एक और इसी का बिट देखिए, 2 पंक्ति की कविता है कोरोना शीर्षक से। केवल संक्रमण और मरने के आंकड़े आ रहे हैं, केवल संक्रमण और मरने के आंकड़े आ रहे हैं। स्थगित प्रेम अनरिपोर्टेड है, स्थगित प्रेम अनरिपोर्टेड है। अगली है, कैडबरीज सिल्क लेकर आना था स्कूल जिस लड़की को 10 अप्रैल को। कैडबरीज सिल्क लेकर आना था स्कूल जिस लड़की को 10 अप्रैल को। वो कौन सा गीत गा रही होगी, वो कौन सा गीत गा रही होगी। अगली है 2 पंक्ति की कविता कोरोना पे देखिए। सब धर्मों के लोग मर रहे हैं, सब धर्मों के लोग मर रहे हैं, उनके ईश्वरों की ही तरह, उनके ईश्वरों की ही तरह। अगली है कोरोना, कितने वादे थे इन दिनों के, क्योंकि कवि है तो वो तो चिंता करेगा। कितने वादे थे इन दिनों के, कितने स्पर्श थे प्रतीक्षा में। कितने वादे थे इन दिनों के, कितने स्पर्श थे प्रतीक्षा में। कितनी ही अनदेखी रही अंगुलियां, कितनी ही बार बिन पहनी रही पीली ड्रेस। कितने वादे थे इन दिनों के, कितने स्पर्श थे प्रतीक्षा में। कितनी ही अनदेखी रही रंगी उंगलियां, कितनी ही अनदेखी कितनी ही अनदेखी रही रंगी उंगलियां। कितनी ही बार बिन पहनी रही पीली ड्रेस। कितने ही गुलाब झर गए तेज हवा से। स्थगित प्रेम अकेला नाचता रहा कोरोना के दिनों में।
जिसे किसी ने नहीं देखा। स्थगित प्रेम अकेला नाचता रहा कोरोना के दिनों में, जिसे किसी ने नहीं देखा। एक और एंगल देखिए, वह लड़की कूद जाना चाहती थी अपनी जिंदगी की बालकनी से। वह लड़की कूद जाना चाहती थी अपनी जिंदगी की बालकनी से, चूम लेना चाहती थी लिपटकर मरने की कीमत पर भी। पुलिस के भय से कमरे में दुबका रहा 2020 का प्रेम। पुलिस के भय से कमरे में दुबका रहा 2020 का प्रेम। कोरोना। किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित। किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित, कोई फतवा नहीं आया किसी दारूल से, चर्च भी खामोश रहा। किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित, कोई फतवा नहीं आया किसी दारूल से, चर्च भी खामोश रहा। कोरोना ने कितनी सैनिटाइज की दुनिया। कोरोना ने कितनी सैनिटाइज की दुनिया। एक और देखिए कोरोना शीर्षक से, घर में ही रहें, घर में ही रहें, सुनते हुए फीकी सी मुस्काती है एक स्त्री। घर में ही रहें, सुनते हुए फीकी सी मुस्काती है एक स्त्री। हजारों साल से वह खुद ही के भीतर तो है क्वारंटीन। हजारों साल से वह खुद ही के भीतर तो है क्वारंटीन। अगली देखिए आप, गौर से देखो, गौर से देखो किलों, बाजारों, उद्योगों और बैंकों को। गौर से देखो किलों, बाजारों, उद्योगों और बैंकों को। सोशल डिस्टेंसिंग अब से पहले अघोषित थी। सोशल डिस्टेंसिंग अब से पहले अघोषित थी। महिपाल सिंह जी कुंडा, आपका स्वागत है। एक और देखिए, हर छुअन के बाद सैनिटाइज करते रहे हाथ। हर छुअन के बाद सैनिटाइज करते रहे हाथ और इस तरह साफ करते रहे अपने गुनाह घर लौटते हुए। और इस तरह साफ करते रहे अपने गुनाह घर लौटते हुए। हर्ष भारती नागपाल जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। हितेंद्र गोयल जी, आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला की आखिरी स्पर्श देखिए, कोरोना के बाद भी बचेगा जीवन। कोरोना के बाद भी बचेगा जीवन। हत्या के अवसर चाहिए, भूख, गैर बराबरी और युद्ध को भी। कोरोना के बाद भी बचेगा जीवन। हत्या के अवसर चाहिए, भूख, गैर बराबरी और युद्ध को भी। तो मित्रों, ये थी एक मेरी छोटी सी कोशिश कि कोरोना के बहाने धर्म को देख सकूं, मैं राजनीति को देख सकूं, जो फाइनेंशियल इनइक्वलिटी है उसको देख सकूं, प्रेम को देख सकूं। मुझे लगता है कि एक कवि को इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए। और अब एक और प्रेम कविता सुनाता हूँ, छोटी सी है, जो आकाश को बहुत पसंद आई और उसने अपने पोस्टर में उस कविता का इस्तेमाल किया। प्रेमी सीरीज की कविता है। पहली है, प्रेमी। प्रेमिका से पहली मुलाकात का दिन, समय, स्थान पूछ, प्रेमियों को उलझन में न डालो। प्रेमिका से पहली मुलाकात का दिन, समय, स्थान पूछ, प्रेमियों को उलझन में न डालो। उनके पास केवल यादें हैं। वे सूखी नदी के मल्लाह हैं। वे सूखी नदी के मल्लाह हैं। याद दिलाने से रो पड़ेंगे। लोग कहेंगे नदी का पानी चल रहा है।
लोग कहेंगे नदी का पानी चल रहा है। प्रेमी सीरीज की एक अगली कविता देखिए, बहुत छोटी सी है। प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है। प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मौसम में। प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मौसम में। आप जानते हैं, मरने के बाद प्रेमी मौसमों में बदल जाते हैं। आप जानते हैं, मरने के बाद प्रेमी मौसमों में बदल जाते हैं। एक और है प्रेमी सीरीज की। मर चुके होंगे सारे सफेद कबूतर। मर चुके होंगे सारे सफेद कबूतर। युद्ध भी खत्म हो चुका होगा, आखिरी बम से आखिरी आदमी को मार। बचे रहेंगे ये सूखी घास के गुच्छे और दो पत्थरों के साथ। बचे रहेंगे ये सूखी घास के गुच्छे और दो पत्थरों के साथ। एक और है, उनकी दुनिया नहीं बदलती। उनकी दुनिया नहीं बदलती। उन्होंने प्रेम पत्र पर धरती को पेपरवेट की तरह रख रखा है। उन्होंने प्रेम पत्र पर धरती को पेपरवेट की तरह रख रखा है। अगली कविता है प्रेमी सीरीज की। शुक्रिया सुषमा, शुक्रिया कपिल बोहरा। उन दिनों लेटर बॉक्स पेड़ों में होते थे। उन दिनों लेटर बॉक्स पेड़ों में होते थे। हारिल कबूतर डाक बांटते। दूर की होती तो नदी ले जाती दरिया के डाकघर तक। उन दिनों चांद हमेशा और पूरा चमकता। उन दिनों चांद हमेशा और पूरा चमकता। हवा हमेशा खुशबूदार होती। मौसम का रिकॉर्ड बसंत पर अटका रहता। फूल अपने आप गुलदस्ते या वेणी बन जाते। उन दिनों की ये बातें हर दिनों के प्रेमी सुनाते हैं। जसराज को नए रंग, जसराज को नए राग और यति कासरगौड़ को नए रंग मिलते हैं। इसी सीरीज की एक और है। हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते। हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते। पहाड़ पार ब्रह्मा से आंख बचा, अपने पंख यान से करते कपोत करवा देते। धरती प्रकृति से आंख बचा, दूरी कम करने थोड़ी सी सिकुड़ जाती। स्टेटमेंट देखिए। सोनू चौधरी जी स्वागत है। ऐसा लगता है गुलाबी शहर तो बस आपके साथ ही आया है। हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते। हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते। पहाड़ पार ब्रह्मा से आंख बचा, अपने पंख यान से करते कपोत करवा देते। धरती प्रकृति से आंख बचा, दूरी कम करने थोड़ी सी सिकुड़ जाती। प्रेमियों की ये बातें सच थोड़ी ही हैं। प्रेमियों की ये बातें सच थोड़ी ही हैं। बुदबुदाते हैं, फिर भी वैज्ञानिक उदास हो जाते हैं। प्रेमियों की ये बातें सच थोड़ी ही हैं। बुदबुदाते हैं, फिर भी वैज्ञानिक उदास हो जाते हैं। तो मित्रों, ये प्रेम कविताओं का एक दौर था। अब थोड़ी अलग भूमिका की कविताएं देखते हैं। ऐश्वर्य सिंह भाटी कुंडा, आपका स्वागत है। सोनू चौधरी जी नमस्कार। एक कविता है और वो कविता आप और हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है कि हम सब कई बार किताबें ले आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी कारण से। तो वो किताबें बन जाती है धीरे धीरे अनपढ़ी किताबें। और अनपढ़ी किताबें हम सबकी
जिंदगी की एक बड़ी हकीकत है। तो मैंने एक कोशिश की है कविता लिखने की, अनपढ़ी किताबें। गुमशुदा की तस्वीरों की तरह सामने खड़ी चुनौती देती है। मित्रों, इस कविता के प्रतीकों पर सोचिएगा। गुमशुदा की तस्वीरों की तरह सामने खड़ी चुनौती देती है, किसी थीम सॉन्ग की तरह धीमे और लगातार बजते हुए। गुमशुदा की तस्वीरों की तरह। शुक्रिया प्रेरणा, आप काफ़ी अच्छी बात कह रही है। मैं इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा कि कविता के बीच आपका ये संबोधन भी बहुत सुंदर है। दरअसल प्रेरणा, जब आप जैसे सुंदर लोग कार्यक्रम इस लाइव में जुड़े हुए हों तो सुंदर बातें होंगी ही होंगी। गुमशुदा की तस्वीरों की तरह सामने खड़ी चुनौती देती हैं, किसी थीम सॉन्ग की तरह धीमे और लगातार बजते हुए वे फुसफुसाती रहती हैं, व्यावहारिक गृहिणी की तरह बिना लाउड हुए। अनपढ़ी किताबें। वे फुसफुसाती रहती हैं, व्यावहारिक गृहिणी की तरह बिना लाउड हुए। याद करती है खरीदे जाने के क्षण को, जब किसी दुल्हन की तरह आई थी घर में। याद करती है खरीदे जाने के क्षण को, जब किसी दुल्हन की तरह आई थी घर में। अबोली बैठी विधवा की तरह वे बुनती है बेआवाज इंतजार कि कोई आए उठाए। वेंटिलेटर पर लेटे बुजुर्ग की तरह उम्मीद से होती है। वेंटिलेटर पर लेटे बुजुर्ग की तरह उम्मीद से होती है, किसी भी क्षण हो सकता है चमत्कार, झड़ सकती है धूल और किसी स्पर्श के साथ वे शुरू कर सकती है अपना गाना महफिल में। उपेक्षित माँओं की तरह अपने बच्चों के बारे में बात करती होंगी। अनपढ़ी किताबें। उपेक्षित माँओं की तरह अपने बच्चों के बारे में बात करती होंगी। जमीन में दबी नदी या पेट्रोल की तरह इंतजार करती है देखे जाने का। अनपढ़ी किताबें उम्र दराज कुंवारी लड़कियां होती हैं। अनपढ़ी किताबें उम्र दराज कुंवारी लड़कियां होती है। छुअन का जोड़ा उन्हें कभी भी दुल्हन बना सकता है। बेचारी सुंदर साध्वियां, बेचारी सुंदर साध्वियां। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपने इस कविता का आनंद लिया होगा। द क्रिएटिव सोल कमेंट कर रहा है, जो इस पेज का मॉडरेटर है, कि जोधपुर में 2 बार सुना था, तब से आपकी कविताओं से प्रेम है। क्या बात है। दरअसल आकाश भाई, प्रेम ही तो जीवन का एसेंस है। लव इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो एक और कविता सुनाता हूँ, जो कविता मेरे कई मित्रों की प्रिय कविता है, और ख़ास तौर से जब प्रेरणा शर्मा जुड़ चुकी हैं तो मुझे लगता है ये कविता सुना देनी चाहिए। और मेरी बेटी भी इस समय इस कैमरे को ऑपरेट कर रही है, वो जेंडर स्टडीज़ में मास्टर्स कर रही है। तो ये कविता मेरी बेटी और उन तमाम बेटियों के नाम जो कभी औरतें बनेंगी और इस दुनिया को ज़्यादा सुंदर बनाएंगी। लेकिन दुनिया को सबसे ज़्यादा सुंदर बनाने वाली औरतें किस तरह से, कैसी ज़िंदगी, किस घुटन में होती है, किस क्वारंटीन में है, हज़ारों साल पुराने क्वारंटीन में है। एक कविता है, वे 5 थी। देखिए, ये कविता दरअसल हकीकत है। मेरी एक दोस्त हैं जेएनयू की, नवनीत बख्शी पचौरी। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि विनोद, हम लोग 5 सहेलियां जो हैं वो उदयपुर के पास आना चाहती हैं और हमें किसी रिजॉर्ट में तुम कमरा बुक करके दो, 5 कमरे चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो बोली कि हम 5 सहेलियां रीयूनियन के लिए मिलेंगी, बगैर पतियों और बगैर बच्चों के हम आएंगी और मिलेंगी। तब मैंने इस कविता को सोचना शुरू किया। मैंने उनका काम किया, लेकिन बाद में ये सोचना शुरू किया कि एक 45 पार के आसपास, 45 के आसपास की 5 महिलाएं कॉलेज छोड़ने के 20-22 बरस बाद में अगर मिल रही हैं तो क्या बातें हो सकती है। लेकिन एक कवि जो दिखता है वहीं तक नहीं देखता, वो नेपथ्य में जाता है और वो ये देखता है कि इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है, कि क्या इन 5 औरतों को
और औरतों के बहाने मैं पूरी स्त्री जाति, इस पूरे जेंडर को देख सकता हूं या नहीं देख सकता हूं? तो आप तय कीजिए। कविता का शीर्षक है वे पांच थीं। पहली पंक्ति है इसकी, वे पांच नहीं थी। कविता का शीर्षक है वे पांच थीं। पहली पंक्ति है, वे पांच नहीं थीं, उनके थे 5 पति और 10 के आसपास बच्चे भी। कुल जमा 20 का कुनबा था, जिसमें मायके और ससुराल की आबादी जोड़ी जाए तो हो सकती थी 100 के भी पार। लेकिन रिश्तों की गणित के बावजूद वे 5 थी। बिल्कुल रेणु जी, मुझे पता है आपकी भी पसंदीदा कविता है, मैं शुरू कर चुका हूं। वे 5 सहेलियां जो कभी बेझिझक मांग लेती थी सैनिटरी नैपकिन का पैड, हेयर पिन और चुन्नी, और साझा कर देती थी अपने अपने चांद और वे खुशबुएं जिनका पीछा वे कर रही होती थीं, आज आई थी 5 अलग अलग दिशाओं से अपने सुखी उबाऊ परेशान नाक, चमकते और स्वीकारे जा चुके वर्तमानों के साथ अतीत की गठरियां लिए, जिन्हें लाते हुए उनके पति, बच्चों, सहकर्मियों ने नहीं देखा, लेकिन वो अतीत था और साथ आया था। हैरत की बात है कि वो इतने गहरे कोठारे में रहता था जहां जाने के लिए हवा को भी मशक्कत करनी पड़ती है, जहां सूरज अपने जन्म से आज तक नहीं पहुंचा और चांद केवल एक फटे कागज पर पेंसिल से उकेरे गए चित्र का नाम भर था। वे 5 थी, अलग अलग दिशाओं से अपने अपने अतीतों के साथ आती। उनके पास 5 देहें थीं और 5 संसार और 5 ब्रह्मांड, जिसमें भरत के 5वें वेद की तरह वे सुना रही थी अपनी गाथा, जैसे सुनाता था यूनान के नाटकों में लंबा मोनोलॉग कोई सूत्रधार, या फिर ऊंटों के किसी कारवां को किस्सा गोई से जीवंत करता है कोई किस्सा गो, अतीत और आज के बीच नट की तरह झूलता हुआ। जिस 5 रास्ते वाले गोल चक्कर पर वे मिली थीं, वहां एक वादा किसी अंपायर की तरह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि उन्हें 20 बरस बाद इस जगह इस तरह मिलना होगा। शुक्रिया नीलू भाभी। क्या मिलना अनावृत्त होना है? क्या मिलना अनावृत्त होना है? क्या मिलना अतीत की किसी पगडंडी से वर्तमान की सड़क पर आ जाना है, या फिर उल्टा ही? क्या मिलना सुविधा की उन सलाइयों की तरह है जिसमें जिंदगी के स्वेटर के कुछ रंग बदले जा सकते हैं? क्या मिलना किसी खेल की तरह हो सकता है जिसमें आप कुछ घटनाओं से अलगा सकते हैं खुद को और रीटेक करते हुए जी सकते हैं कोई शॉट जिसमें कोई फैसला लिया था? सोचता है अंपायर और चुप रहता है। 5 दिशाओं से आई वे 5 थीं जो बोल रही थी बारी बारी, जो भीग रही थी बारी बारी। उनमें से कोई बीच में खिड़की खोलती और हाथ निकाल कर देखती घनघोर बारिश को, और फिर चुप हो जाती, थोड़ा सहमती, थोड़ा घबराती, थोड़ा इतराती अपने किसी फैसले पर, थोड़ा धन्यवाद देती ईश्वर को कि ये स्थिति उसके साथ नहीं हुई। कुछ ईर्ष्याएं थी उनके बीच, केवल सुख की नहीं दुखों की भी। लेकिन कुछ ईर्ष्याएं थी उनके बीच, केवल सुख की नहीं दुखों की भी, लेकिन इतनी बारीक की नजर नहीं आती थी। कुछ अबोले शब्द भी थे तैरते हुए उन खुशबुओं की तरह जो हेयर रिमूवर की होती है, लेकिन अच्छा ये था कि सब कुछ डिकोड हो रहा था। लेकिन अच्छा ये था कि सब कुछ डिकोड हो रहा था। वे 5 थीं और उनके पास कुल 10 जीवन थे। शुक्रिया सोनू चौधरी जी, स्वागत पूनम अवस्थी जी। वे 5 थीं और उनके पास कुल 10 जीवन थे। 5 वे जो वे होना चाहती थीं और 5 वे जो वे जी रही थीं। बावजूद इसके वे 5 थीं।
उनमें से एक के पास अपने प्रेमी के प्रेम पत्र की छाया प्रतियां थीं, जिसमें नाम की जगह खाली थी। उनमें से एक के पास अपने प्रेमी के प्रेम पत्र की छाया प्रतियां थीं, जिसमें नाम की जगह खाली थी। एक के पास थे कुछ अपने पाप, चोट के निशान की तरह, जिसे वो अब किसी को नहीं दिखाना चाहती थीं। एक के पास क्रांतिकारी भाषण वाले पति के व्यावहारिक पहलुओं पर लिखी गई पपड़ाई डायरी थी। एक के पास अपनी जिंदगी को बच्चों में जीने का रोड मैप था। एक के पास अगले जन्म के भरोसे थे सारे दृश्य। एक के पास थोड़े से बढ़े हुए मोटापे के साथ कुछ महंगी अंगूठियां, चूड़ियां, कुछ प्लॉट्स के कागजात और पति के किसी अन्य के साथ रिश्तों की एक नेगेटिव भी थी, जिसे वो अब डेवलप नहीं करना चाहती थी। वे पास थीं। हर घंटे हो जाते थे अपडेट उनके फेसबुक स्टेटस। हर घंटे वे पढ़ती थी 40 पार के लिए जरूरी हेल्थ अपडेट्स। हर घंटे वे देखती थी बच्चों के एडमिशन के लिए आने वाले अलर्ट। हर घंटे वे अनचाहे ही 10-20 लाइक्स कर रही थीं। हर घंटे वे पहले की तुलना में कुछ गीली और भारी हो जाती और सुलगती हुई लकड़ियों की तरह हवा में एक कसैलापन आ जाता, जो एसी की ठंडक के बाद भी अप्रिय लगता। वे पास थीं और उनके 5 पति भी थे। उनकी कामनाओं में कोई और था या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन वे सोचती थी अपने पतियों के बारे में और उस समय के बारे में भी, जिसे किसी भी मशीन से खींचकर वापस नहीं लाया जा सकता। जिंदगी के उन लम्हों के बारे में जिन्हें अंडू नहीं किया जा सकता। वे पास थीं अपने 5 अतीतों के साथ, लेकिन वर्तमान में उन अतीतों के लिए कोई जगह नहीं थी। लिहाजा उन्होंने अपने अतीतों को फिर अपने अपने दिल के डीप फ्रीज में कैद किया और रवाना हो गई, ये कहते हुए कि भविष्य के किसी ऐसे ही 5 दिशाओं वाले गोल चक्कर पर वे फिर मिलेंगी और कोशिश करेंगी कि बिना गला खंखेरे बात कर सकें और माफ कर सकें इस दुनिया को, क्योंकि जिंदगी की हार्ड डिस्क को बदल पाना नामुमकिन है। और माफ कर सकें इस दुनिया को, क्योंकि जिंदगी की हार्ड डिस्क को बदल पाना नामुमकिन है। मित्रों, ये थी कविता बेपास थी। मैं सोच रहा था कि अगर आप में से कोई संवाद करना चाहे तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी बातें आप फरमाइश भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी कोई पुरानी कविता पढ़ी है और वो कविता अगर आपको याद आ रही है तो आप उससे किसी खास कविता की फरमाइश भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं आगे की तरफ जाऊं। एक व्हाट्सएप के ऊपर एक संदेश आया है कि ये कविता लोग सुनना चाहते हैं। एक तो निवेदन करूंगा, कृपया व्हाट्सएप पर संदेश न दें, डिस्टर्ब होते हैं इसमें स्क्रीन पे। वे अच्छे दोस्त सुनना चाहते हैं। अच्छे दोस्त। चोर जब, देखिए अच्छे दोस्त भी वैसा ही है कि हम सबकी जिंदगी में हमारे पास अपने दोस्त होते हैं और हम सबके अच्छे अच्छे दोस्त हैं। तो ये कविता उन तमाम दोस्तों के नाम डेडिकेट है जिन दोस्तों ने मुझे समृद्ध किया और जिन दोस्तों ने मुझसे ये कविता लिखवाई। अच्छे दोस्त। गौर कीजिए कि चोर जब पिता की जेब से चवन्नी भर पिता, चोर जब पिता की जेब से चवन्नी भर पिता, मां की रोटी से कौर भर मां, भाई के हाथ से मुट्ठी भर भाई, बहन के धागे से गांठ भर बहन, प्रेमिका के पर्स से झपकी भर प्रेमिका और पत्नी की सिंदूरदानी से चुटकी भर पति चुरा अपने अपने घरों में सुस्ता रहे होते हैं। चोर जब पिता की जेब से चवन्नी भर पिता, मां की रोटी से कौर भर मां, भाई के हाथ से मुट्ठी भर भाई, बहन के धागे से गांठ भर बहन, प्रेमिका के पर्स से झपकी भर प्रेमिका और पत्नी की सिंदूरदानी से चुटकी भर पति चुरा अपने अपने घरों में सुस्ता रहे होते हैं। तब इन सब को ब्रह्मा चुरा
कुछ प्राणियों में डाल देते हैं। चुराई चीजों से बने ये पारदर्शी लोग होते हैं अच्छे दोस्त। चुराई चीजों से बने ये पारदर्शी लोग होते हैं अच्छे दोस्त। आकाशवाणी जोधपुर की मेरी पसंदीदा आवाज गोविंद त्रिवेदी मुझसे जुड़ गई है। गोविंद भाई, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन पोखरियाल जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। अच्छे दोस्त उपेक्षा और लापरवाही के बावजूद छातों और स्वेटरों की तरह बुरे मौसमों में साथ देते हैं। अच्छे दोस्त उपेक्षा और लापरवाही के बावजूद छातों और स्वेटरों की तरह बुरे मौसमों में साथ देते हैं। घास की तरह बिछे तमाम मौसमों से बेअसर ये लोग हमें हमारे हर अच्छे बुरे के साथ केवल हिचकियों में सताते हैं। रात गए जब सो चुकी होती है पत्नी किसी पुराने प्रेमी के साथ। फैंटेसी देखिए इस पूरी कविता में कि रात गए जब सो चुकी होती है पत्नी किसी पुराने प्रेमी के साथ, या पिता उलट रहे होते हैं यादों के बही खाते, या मां मन में पिता से पहले जाने की कामना कर रही होती है, या घर जब नौकरशाह चौकीदार की तरह सुस्ता रहा होता है तब बहुत बेतकल्लुफी से पीठ पर घूंसा मार हमें अपनी नींद से बेदखल कर पेशेवर अपहर्ताओं की तरह उठा ले जाते हैं अच्छे दोस्त। ईमानदार प्यार की तरह तर्कों से ऊपर, ईमानदार प्यार की तरह तर्कों से ऊपर, बेईमान बच्चों की तरह पलंग के नीचे और तटस्थ दिनों की तरह कैलेंडर पर छपकर ये हमेशा हमारे पास रहते हैं बिना किराया दिए, किराएदारों की कमसिन और खूबसूरत पत्नियों की तरह पहली ही नजर में अच्छे लगकर। ईमानदार प्यार की तरह तर्कों से ऊपर, बेईमान बच्चों की तरह पलंग के नीचे और तटस्थ दिनों की तरह कैलेंडर पर छपकर ये हमेशा हमारे पास रहते हैं बिना किराया दिए, किराएदारों की कमसिन और खूबसूरत पत्नियों की तरह पहली ही नजर में अच्छे लगकर। ये लोग आपके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते अच्छे दोस्त। ये लोग आपके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते, आपके भूगोल से भी इन्हें कतई दिलचस्पी नहीं। ये तो आपको सिंधु सभ्यता के सिक्के मान पुराविदों की तरह प्यार करते हैं। इनकी गणित हमेशा कमजोर होती है। ये कुशल फोटोग्राफरों की तरह आपके चेहरे को हमेशा अच्छा पाते हैं। इनके सारे प्रयास होते हैं आपकी एक अदद मुस्कुराती फोटो। पुरानी प्रेमिकाएं, पहले प्यार के संकोच भरे दिन, मनचाहे सपनों से सजी नींद, इन सबको हर दे जाते हैं अच्छे दोस्त। इन सबको हर रोज डाकी सी निश्चलता के साथ दे जाते हैं अच्छे दोस्त। तो मित्रों, ये थे अच्छे दोस्त। अब एक व्हाट्सएप पे बार बार फ्लैश हो रही है कि मैं जिस संग्रह से, जिस बनाजन के खास अंक से कविता पढ़ रहा हूँ वो कविता पढ़ूँ, पृथ्वी पर दिखी पाती। इसकी फरमाइश अक्सर होती है। एक कविता सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी कविता है और उसके बाद में एक और कविता सुनाऊंगा आपको। ये कविता लिखी मैंने मेरी बेटी पाती के लिए, जिस दिन पाती पैदा हुई थी। पृथ्वी पर दिखी पाती। फूलों ने मांगी होगी एक नई प्रजाति। सारे प्रतीक देखिए इस कविता के। एक बेटी का स्वागत किस तरह से किया जाता है। फूलों ने मांगी होगी एक नई प्रजाति, दूब रूठी होगी तलवों के नए जोड़े के लिए, पानी ने नई प्यास के लिए अनशन किया होगा, मुझे नई बांसुरी दो, हवा ने कहा होगा, तभी एक नए वाद्य यंत्र की तरह पृथ्वी पर दिखी पाती। फूलों ने मांगी होगी एक नई प्रजाति, दूब रूठी होगी तलवों के नए जोड़े के लिए, पानी ने नई प्यास के लिए अनशन किया होगा, मुझे नई बांसुरी दो, हवा ने कहा होगा, तभी एक नए वाद्य यंत्र की तरह
पृथ्वी पर दिखी पाती। धरती के सितार पर तार की तरह, धरती के सितार पर तार की तरह पक्षियों के कोरस में एक स्वर ज्यादा था। धरती के सितार पर तार की तरह पक्षियों के कोरस में एक स्वर ज्यादा था। एक नया रंग नामकरण की प्रतीक्षा में था। एक नया रंग नामकरण की प्रतीक्षा में था। बढ़ा हुआ आकार था चांद का, गिनती से ज्यादा थे तारे। कहीं कुछ था हर जगह नए वर्ण सा, जिससे भाषा भरी जानी थी। तभी एक नए प्रेम की तरह पृथ्वी पर दिखी पाती। पौधों के पास अपना उल्लास था। पौधों के पास अपना उल्लास था। पेड़ों और तितलियों की तरह आकाश से ही धरती जो फूटी थी, एक अंडे की तरह, तभी एक नई नदी की तरह पृथ्वी पर दिखी पाती। तभी एक नई नदी की तरह पृथ्वी पर दिखी पाती। आप भी अपनी बेटियों का इंतजार इसी तरह से कीजिए, इसी तरह से बेटियों को प्यार कीजिए, क्योंकि ये धरती सुंदर अगर कोई बनाएगा तो केवल और केवल बेटियां बनाएंगी। और मित्रों, अगर कोई आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्यों लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, मेरी राइटर्स किचन क्या है, क्या क्या होता है, मेरी पसंद की चीज़ें क्या है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि द क्रिएटिव सोल पे अगर मैं जाऊँगा तो बहुत सारे सवाल होंगे। बहरहाल कविता सुनाता हूँ और मुझे लगता है कि डॉक्टर आकाश मिड्डा, जब भी आपको लगे कि समय पूरा हो गया है तो मुझे रोक दें आप। मेरी तरफ से अब आखिरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन। डिलीट नहीं की जा सकती है कुछ फाइलें। पुतई घर की तरह परेशान करती रहती है दीवारों पे छूटी अनरंगी जगहें। क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन। डिलीट नहीं की जा सकती है कुछ फाइलें। पुतई घर की तरह परेशान करती रहती है दीवारों पे छूटी अनरंगी जगहें। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन और पूरा प्रेम, जैसे कोई बड़ा तरबूज बनास का। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन, बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन और पूरा प्रेम, जैसे कोई बड़ा तरबूज बनास का। हाफूस बहुत बड़ा और पका हुआ रत्नागिरी का। पानीदार नारियल जिससे घंटों बुझाई जा सके प्यास कोट्टयम का। जिससे घंटों बुझाई जा सके प्यास कोट्टयम का। क्योंकि बहुत वाचाल होकर भी वे चुप कराई गई। क्योंकि बहुत वाचाल होकर भी वे चुप कराई गई। जीवंतता के बाद भी उपेक्षित छोड़ दिया गया उन्हें पुराने रेडियो की तरह। बैटरी थी जो अब भी जगमगा सकती थी टॉर्च कई घंटे। क्योंकि वे बन गई हैं कुरुक्षेत्र धर्म और अधर्म के युद्ध में। अपनी नैतिकता रही है उनके पास हजारों साल से। तमाम ज्ञान और विवेक के बाद भी वे खाना चाहती है एक बार सेव। देखो कितने बरसों से गिर रहे हैं और खाए भी जा रहे हैं हजारों हजार सेव। क्या किया जाए कि अब उसे सेव नहीं बल्कि सेव की शराब पसंद है, जिसे किन्नौर में घंटी कहा जाता है। हरी सर, आप जुड़े हैं, आपका स्वागत है। कविता चल रही है बड़ी उम्र की प्रेमिका है। क्योंकि अधीर नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह। बड़ी उम्र की प्रेमिका है सर। क्योंकि अधीर नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह। जानती है हर चाल और चरित्र पुरुष का, और इसीलिए बन जाती है प्रेमिका से कुछ अधिक प्रेम का सारा अर्क देते हुए। माँ से कुछ अधिक ममता की बहुरंगी छुअन के साथ धरती से ज्यादा चुप्पा सहती हुई हर नादानी। बावजूद इसके
कि सब एक से होते हैं, बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं, बावजूद इसके कि थोड़े समय बाद मुरझा जाते हैं सारे फूल, बावजूद इसके कि थम जाता है हर युद्ध, बावजूद इसके कि हार जाती है हर महामारी, नहीं हारती बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं, बावजूद इसके कि थोड़े समय बाद मुरझा जाते हैं सारे फूल, बावजूद इसके कि थम जाता है हर युद्ध, बावजूद इसके कि हार जाती है हर महामारी, नहीं हारती बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। देखो अपनी पुरानी नाइटी को सहला रही हैं, बसंत बेमौसम हुमग रहा है। देखो अपनी पुरानी नाइटी को सहला रही है, बसंत बेमौसम हुमग रहा है। अगली है बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। उनकी पसंद की रात कहां आई है घनघोर काली, उनकी पसंद की रात कहां आई है घनघोर काली, उनकी पसंद का चांद दूध से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, नहीं दे रहे हैं खुशबू पसंद के फूल, चाहती है कबीर की तरह कोई उन्हें तोड़े और खा जाए पेड़ों के झुरमुट में। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। उनकी पसंद की रात कहां आई है घनघोर काली, उनकी पसंद का चांद दूध से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, नहीं दे रहे हैं खुशबू पसंद के फूल, चाहती है कबीर की तरह कोई उन्हें तोड़े और खा जाए पेड़ों के झुरमुट में। ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, आखिरी बाइट कैडबरीज टेम्पटेशन की, अंतिम घूंट आमरस की गिलास का, आखिरी चम्मच बनारसी मलाई के दोने का। सर देखिए आप बड़ी उम्र की प्रेमिका है, ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, आखिरी बाइट कैडबरीज टेम्पटेशन की, अंतिम घूंट आमरस की गिलास का, आखिरी चम्मच बनारसी मलाई के दोने का, खुलकर जीना, आखिरी चम्मच बनारसी मलाई के दोने का, बुझने से पहले भभकना कोई अपराध तो नहीं, बुझने से पहले भभकना कोई अपराध तो नहीं, खुलकर जीना मृत्यु का स्वागत है, खुलकर जीना मृत्यु का स्वागत है। बड़ी उम्र की प्रेमिकाओं का आखिरी स्पर्श है। कोई नहीं जानता उनके बारे में, कोई नहीं जानता उनके बारे में, चांद की तरह गुम हो जाती है आधी रात, चांद की तरह गुम हो जाती है आधी रात, पहन लेती हैं अपने पंख। कोई नहीं जानता उनके बारे में, चांद की तरह गुम हो जाती हैं आधी रात, पहन लेती हैं अपने पंख। पता रहते हैं उन्हें लंबी यात्राओं के रोमांच और लंबे अबोले के आनंद भी। घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर, घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर रखा हुआ रोहिड़े का फूल। आखिरी कविता वापस बहुत तेजी से दोहराऊंगा। कोई नहीं जानता उनके बारे में, बड़ी उम्र की प्रेमिका है। कोई नहीं जानता उनके बारे में, चांद की तरह गुम हो जाती है आधी रात, पहन लेती है अपने पंख। पता रहते हैं उन्हें लंबी यात्राओं के रोमांच, लंबे अबोले के आनंद भी। घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर रखा हुआ रोहिड़े का फूल। तो मित्रों ये थी कविता बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं, और जो समय मुझे दिया था आकाश भाई ने वो था लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के बीच। और मुझे लग रहा है मित्रों कि मैं लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा अवधि के लिए आपके साथ रह पाया हूँ मित्रों। तो इन कविताओं के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और आप सब भी कोशिश कीजिए कि हम सब इस नए दौर में हैं, इस फेज़ से इस दौर से निकल जाएंगे। हम निश्चित रूप से निकलेंगे। मनुष्य जो है वो हर बार निकलता है अपने इस तरह की स्थितियों से, इस तरह की विपदाओं से। इसीलिए हम होमोसेपियंस जो हैं वो आज तक बचे हुए हैं। हमसे ज़्यादा शक्तिशाली, हमसे ज़्यादा बलशाली कहे जाने वाले जानवर अब तक
धरती पर से गुम हो गए, लेकिन मनुष्य बचा रहा। वो सिर्फ इसलिए बचा रहा क्योंकि उसमें दो क्षमताएं थी। एक, उसमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है, सामूहिकता होती है जो बचाती है मनुष्य को, और दूसरी चीज वो प्यार कर सकता है। प्यार दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो ताकत हमें हमेशा समृद्ध करती है। तो बस सामुदायिकता पे यकीन रखिए। अभी भले ही लोगों से न मिलें, लेकिन जब मिलने के दिन आए तो खुलकर मिलिए। सामुदायिकता बनाए रखिए, प्रेमिल बने रहिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाए रखिए। उम्मीद कीजिए कि गम के ये दिन छंट जाएंगे और उम्मीद के नए सवेरे हम तक निश्चित रूप से लौटेंगे। देखिए कितने नए माध्यम में मिले हम, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पहली बार मिला, और पहली बार मिलना आपसे सचमुच किसी पहले प्रेम से कम नहीं है। प्रेम की इन स्मृतियों के साथ आपने मुझे लगभग 1 घंटा और 5 मिनट सुना, सराहा और मेरे साथ बने रहे। इस सब के लिए आप सबका शुक्रिया, द क्रिएटिव सोल का शुक्रिया। और अब विदा लूंगा आपसे। नमस्कार।